आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्य काल से पूर्व भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में। भारत में मौर्य काल से पूर्व विदेशी आक्रमण, ध्यान दीजिएगा कौन सा आक्रमण, विदेशी आक्रमण को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए भारत में अगर विदेशी आक्रमण की बात करें तो ये आक्रमण हुए थे, दो ठो आक्रमण हुए थे। ये दो आक्रमण हुए थे। पहला जो आक्रमण था वो था ईरानी। समझाएंगे आपको कि ये कैसे था। पहला जो आक्रमण था, याद रखिएगा, पहला आक्रमण था ईरानी और दूसरा जो आक्रमण था वो था यूनानी। पहला आक्रमण कौन था? यूनानी आक्रमण, और दूसरा आक्रमण था हमारा यूनानी आक्रमण। अब ये दोनों आक्रमण में देखेंगे तो भारत में जो सबसे पहला अगर विदेशी आक्रमण की बात करेगा तो वो हुआ था यूनानी। लेकिन एक और प्रश्न बनता है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला जाएगा तो वो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। तो हम लोग को ये समझना है, फिर उसके बाद आपको ये समझाएंगे और दोनों हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो पहला हम लोग बात करते हैं ईरानी आक्रमण के बारे में। तो ईरानी आक्रमण को, ईरानी जो आक्रमण जो किया था वो क्या था? हकमनी वंश वाले। हकमनी, कौन सा वंश? हकमनी वंश वाले। अब ये हकमनी वंश का जो संस्थापक हैं, याद रखिएगा, जो संस्थापक हैं इनका नाम है साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय जब भारत पर आक्रमण करता है तो वो हो जाता है असफल। कैसा हो जाता है? असफल। इसी के बाद फिर एक और आक्रमणकारी आते हैं जिनका नाम रहता है डेरियस जो प्रथम है, और वो जब भारत पर आक्रमण करता है तो वो हो जाता है सफल। कैसा हो जाता है? वो हो जाता है सफल। भारत पे जब आक्रमण करता है तो वो हो जाता है सफल हो जाता है। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो इस वंश का, कौन सा वंश का? हकमनी वंश। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछने लायक है, उसी को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो ये हकमनी वंश का जो अंतिम राजा है, अंतिम जो राजा है उसका नाम है डेरियस तृतीय। कौन है? डेरियस तृतीय। और डेरियस तृतीय के बीच में एक युद्ध होता है। एक युद्ध होता है, याद रखिएगा। इसके बीच में एक युद्ध होता है, युद्ध। और युद्ध होता है, वो होता है सिकंदर से। किससे होता है? सिकंदर से होता है। और सिकंदर इसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है, यानी हरा देता है। और इसके बाद जो है, हराने के बाद हकमनी जो वंश है, हकमनी वंश उसका हो जाता है द एंड, उसका हो जाता है समाप्त। सिकंदर जब डेरियस को हरा देता है तो हकमनी वंश की समाप्ति हो जाती थी। तो ये है हमारा विदेशी आक्रमण का संक्षिप्त विवरण जो एग्जाम से रिलेटेड है ईरानी आक्रमण के बारे में। अब दूसरा जो ये आक्रमण है वो हम लोग देखेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। तो आते हैं और समझते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। तो ये यूनानी आक्रमण अगर समझना है तो ध्यान दीजिए, यूनानी आक्रमण को यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण को अगर देखें हम लोग तो देखिए यूनानी आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिकंदर को लेकर। तो आते हैं सिकंदर के बारे में ही चर्चा करते हैं, सिकंदर को ही। तो सिकंदर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो सिकंदर के थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, इसके जीवन के बारे में, जीवन विवरण के बारे में चला जाता है। तो ये अगर सिकंदर की बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 356 बीसी में। 356 बीसी में कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मेसिडोनिया में हुआ था। मेसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था सिकंदर का। अब तो ये बात रहा कि मेसिडोनिया में हुआ था। इसके बाबूजी का नाम थोड़ा जान लेते हैं। इसका पिता का क्या नाम था? इसका पिता का नाम था फिलिप।
पिता का क्या नाम था? फिलिप। जो पहले के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे या फिर हम लोग भी कभी कभी जाते थे तो आसानी से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना रहता था हम लोग फिलिप्स का बोलते थे कि भाई फिलिप्स दे दो। फिलिप्स दे दिया, ना देखे ना रख लेते थे। उसी प्रकार से फिलिप्स से ही याद रखेगा। फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बल्ब है इसको याद रखना है फिलिप। सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप और सिकंदर के जो गुरु जी थे, गुरु, इनका नाम था अरस्तु। हाँ वही अरस्तु, सीख आपने कहा, हाँ वही अरस्तु जो जीव विज्ञान के फादर भी रह चुके हैं। अब इनकी एक पत्नी थी, किसकी पत्नी? इसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था रोकसोना। पत्नी का नाम था रोकसोना। किसकी पत्नी? सिकंदर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सिकंदर की पत्नी का नाम है रोकसोना। अब इसका एक घोड़ा था, सबसे प्रिय जो घोड़ा था, ये घोड़े से घुमा करता था और इसका घोड़ा का जो नाम था वो था बुलफेल्स। क्या नाम था? बुलफेल्स। घोड़ा का नाम था बुलफेल्स। और इसके आक्रमण के बाद, ये तो सिकंदर का थोड़ा सा जीवन विवरण हो गया। सिकंदर ने हकमनी वंश को समाप्त करता है और भारत की ओर जब आक्रमण करता है, भारत की ओर जब बढ़ता है तो हम लोग देखेंगे इसका अगर भारत अभियान देखें, भारत अभियान की बात करें तो पहला जो अभियान ये स्टार्ट करता है, प्रथम की बात किया जाए तो ये स्टार्ट करता है प्रथम जो आक्रमण, प्रथम अगर अभियान में आक्रमण को शामिल करें तो ये करता है तक्षशिला। तक्षशिला के राजा जिसका नाम था, तक्षशिला के राजा जिसका नाम था आम्भिक। इसका पहला आक्रमण होता है तक्षशिला के राजा आम्भिक के साथ और आम्भिक एक शासक ऐसा निकलता है, ये था डरपोक। कैसा शासक था? डरपोक। और इसने बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया। सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया, अधीनता को स्वीकार किया था। कौन किया था? बिना लड़े अधीनता को स्वीकार किया था आपका ये आम्भिक। आम्भिक बड़ा ही डरपोक राजा था, बिना लड़े झगड़े ही हार मान गया था और सिकंदर के जाके पैरों में गिरा, बोला कि भाई हमारा जान छोड़ दो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। तो सिकंदर का पहला अगर सफल आक्रमण भारत पर कहा जाए तो ये आम्भिक के साथ था। और इसके बाद जब और आक्रमण करता है उसी में से एक और आक्रमण शामिल है और ये आक्रमण भारत पे पंजाब के राजा, अगर हम लोग नेक्स्ट आक्रमण की बात करते हैं, नेक्स्ट आक्रमण की बात करें तो ये किया था पंजाब के राजा पोरस से। किससे किया था? पोरस से। जबकि ये जो राजा था वो था निडर। कैसा राजा था? निडर था। और ये इसका जो युद्ध हुआ था, अगर इसके युद्ध के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, इसका अगर युद्ध के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दो नदियों के बीच में। एक नदी था झेलम और एक नदी था आपका चिनाव। इन दो नदियों के बीच में युद्ध हुआ था। इसीलिए इसे झेलम या बितस्ता, झेलम का ही नाम है बितस्ता या हाइडे स्पीड युद्ध कहा जाता है। हाइडे स्पीड युद्ध करता है। इसका जो युद्ध हुआ था दो नदियों के बीच में, झेलम और चिनाव के बीच में हुआ था, इसे झेलम, बितस्ता या हाइडे स्पीड युद्ध कहा जाता है। ये क्लियर है बातें? देखिए, इसी युद्ध के कारण ये आक्रमण से अशोक बड़ा प्रभावित था, क्योंकि अगला जो इसको लड़ना पड़ा था वो लड़ना पड़ा था आम्भिक से। और आम्भिक बिना डरे हुए अपने राज्य को सौंप देता है, जबकि ये बड़ा ही निडरता के साथ लड़ता है और लास्ट में पोरस की हार हो जाती है।
हार होने के बावजूद भी इसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर, किसकी बहादुरी को देखकर? पोरस की बहादुरी के देखकर, और इसके राजपाट को लौटा देता है कि नहीं? समझिए, राजा की बहादुरी को देखकर, राजा की बहादुरी को देखकर, राजा की बहादुरी को देखकर राज वापस कर देता है, राज वापस कर देता है। क्लियर है बात? क्या कर देता है? राज वापस कर देता है। किसको? पोरस का। तो ये इतनी सारी बातें आपको क्लियर है तो बताइए। पहला अगर हम लोग देख ले, भारत अभियान की बात करते तो पहला आक्रमण क्या था? तक्षशिला के राजा आंभी के साथ। आंभिक एक डरपोक शासक था और इसने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया। जबकि अगला जब हुआ था तो हुआ था पंजाब के राजा पोरस के साथ, और पोरस जो हुआ था वो बड़ा ही निडर शासक था और वो अपने मतलब पूरी बहादुरी के साथ लड़ा। और ये जो युद्ध हुआ था ये झेलम और चिनाब नदी के बीच में हुआ था। कौन सा नदी? ध्यान दीजिए, झेलम और चिनाब नदी के बीच में हुआ था। इसीलिए इसे झेलम युद्ध या बितस्ता युद्ध या हाइडे स्पीड युद्ध भी कहा जाता है। इसकी बहादुरी को देखकर, पोरस की बहादुरी के देखकर सिकंदर ने इनकी राजपाट को वापस कर दिया था। क्लियर है बातें? अब दूसरा, जब हम आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरी ओर आते हैं तो ध्यान दीजिए, दूसरी ओर आते हैं तो बड़ा ही मजेदार प्रश्न है इसमें। देखिएगा, देखिए अब ये हार जाता है और जैसा ही जब आता है भारत में आता है कौन? भारत में जब सिकंदर आता है, इसको पूरे ही मिटा देते हैं। जब भारत आगे की ओर, जब भारत की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है सिकंदर, तो इसके बीच में एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है? सो समझिए। इसके बीच में देखिए, जब भारत में, जब भारत का हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए भारत में जब भी जो आक्रमण होता है, ये आक्रमण ये साइड से होता है और इसी के बीच में एक नदी थी जिसका नाम था चिनाब। इसके बीच में, इसके बीच में जो नदी था इसका नाम था ब्यास नदी। याद रखिएगा, कौन सा नदी है? ब्यास नदी है। और ब्यास नदी में इसकी जो अफवाह था, इसकी जो ब्यास नदी का जो अफवाह था, भूत प्रेतों वाली नदी, देवों वाली नदी, इसका अफवाह चाणक्य ने फैला दिया था। चाणक्य द्वारा इसका क्या फैला दिया गया? अफवाह फैला दिया। और चाणक्य ने ये अफवाह फैला दिया कि जैसे ही कोई सेना या सिकंदर की सेना यहाँ पे आ चुकी थी, सिकंदर की जो सेना थी ये यहाँ पे आ चुकी थी, और इसके आने के बाद चाणक्य उस समय यहाँ के सेना, यहाँ के पुरोहित हुआ करते थे और इस पे नंद वंश का शासक चल रहा होता है। नंद वंश का शासक चल रहा होता है मगध पे। और जैसा ही नंद वंश के बाद चाणक्य की सहायता से यहाँ पर ही इसको हटाकर मौर्य वंश आ जाता है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का शासक बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके इसके पढ़ाने के बाद हम लोग को पढ़ना है। तो सिकंदर की सेना यहाँ आ जाती है और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है, क्योंकि चाणक्य द्वारा यहाँ पे अफवाह फैला दिया गया था कि ये जो नदी है भूत प्रेत की नदी है, देवताओं की नदी है, इसे जो पार करेगा लूल्हा, लंगड़ा, अंधरा, बहिरा हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ की सेना पार नहीं करती है और सारी सेनाएँ, बहुत हद तक सेनाएँ सिकंदर की ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। और इनकार कर जाने के बाद सिकंदर रास्ते में जाते जाते उसकी एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है डायरिया। और डायरिया के कारण सिकंदर को बेबीलोन में 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बातें? अब आते हैं, सिकंदर की सेना मना किया। अगर हम बात करें, सेना ने इनकार किया, मना किया, कौन से नदी पार करने से? तो ये ब्यास नदी। कौन सी नदी पार करने से इनकार कर दिया? ब्यास नदी को पार करने से ये इनकार कर दिया। क्लियर है बातें? सिकंदर वापस चला गया। सिकंदर जो था ये चला गया वापस जाने के बाद इसको बेबीलोन में ही वापस चला गया और इसकी जो मृत्यु जो हो जाती है,
सिकंदर जो है वो चला गया वापस जाने के बाद इसकी आगे चल के इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। कब हो जाता है? 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और वो जो जगह था, जहाँ मृत्यु वाला जगह था, इसका नाम था बेबीलोन। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है बहुत इतिहासकारों के पे कि सिकंदर जो था मात्र, जब इसका एज जब मृत्यु हुआ था तो ये जो मात्र 33 वर्ष का था, 33 वर्ष में ही मृत्यु हो गया था। और भारत में जो ये रहा था, भारत में अगर बात बोले तो मात्र 29 महीना ही रहा था। कितने महीना रहा था? ये 29 महीना ही रहा था। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद बहुत सारे सेनाएं चले जाते हैं। इसी के बीच में एक सेनापति होता है, एक सेनापति होता है। और इस जो सेनापति है, इसमें एक्चुअली 2 सेनापति होता है। एक होता है जल सेनापति और एक होता है थल सेनापति। एक होता है जल सेनापति, एक होता है थल सेनापति। तो जो जल सेनापति है इसका नाम है निर्याकस। क्या नाम है? निर्याकस। और दूसरा का नाम है जो थल सेनापति है, इसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। इसका जो नाम है, इसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर नाम है इसका, जो नाम है सेल्यूकस निकेटर। ये वापस चला जाता है राजा के साथ ही, जबकि ये भारत में ही रह जाता है, भारत में ही रह जाता है। क्लियर है बातें? इसके 2 सेनापति थे, जिसका बड़ा फेमस था। एक जल सेनापति था और एक थल सेनापति था। एक जल सेनापति, एक थल सेनापति। जल सेनापति की बात करें तो वह था निर्याकस। क्या था? निर्याकस। और थल सेनापति की बात करें तो ये था सेल्यूकस निकेटर। जब ये भारत चला जाता है वापस, तब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो था ये सब बातों को नहीं मानता था, कि मतलब भूत प्रेत वाला बातों, जैसे यहाँ पे अफवाह जो फैला हुआ था, ये नहीं मानता था। और सेल्यूकस निकेटर को जाते समय सिकंदर द्वारा जो जीते गए राज थे, इसको दे दिया जाता है कि तुम यहाँ पे राज करो, हम जा रहे हैं वापस, जब तुमको इच्छा होगा तब तुम भारत पर अटैक करना। तो इसी के बीच में सेल्यूकस निकेटर भारत पर अटैक करता है। भारत पे क्या करता है? अटैक करता है। भारत पे जब अटैक करता है तो इसी के बीच में इसकी जो युद्ध हो जाती है। अब भारत पे किसका शासक है? तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का है यहाँ पे शासक। और चंद्रगुप्त मौर्य से ये हारने लगता है तो ये कर लेता है समझौता। अटैक के साथ सेल्यूकस निकेटर, इसका अटैक होता है। अगर हम लोग बात करें सेल्यूकस अटैक करता है चंद्रगुप्त के साथ, लेकिन इसके साथ हो जाता है समझौता। सेल्यूकस निकेटर के साथ हो जाता है समझौता हो जाता है। और समझौता होने के बाद सेल्यूकस निकेटर जब जानने लगता है कि हार गए, तो समझौता कर लेता है। और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया नाम की इसकी बेटी थी। और इसका विवाह जो है वो विवाह करवा देता है किसके साथ? इसका विवाह हो जाता है राजा के साथ। और यहाँ पे राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। क्लियर बात है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब इसका विवाह हो जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर को, अब इसका ससुर कौन हो गया? जिसके साथ ये लड़ाई लड़ रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियां गिफ्ट किया। ये क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? वापस से गिफ्ट दिया। कितनी हाथियां? 500 हाथियां गिफ्ट दिया था। तो आगे का जो हमारा जो टॉपिक होगा, अगले दिन जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा, आपको हमने पढ़ा था मौर्य काल से पूर्व विदेशी आक्रमण। तो मौर्य काल जब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा। इसमें अगर आपको किसी प्रकार से प्रश्न है, कोई अगर छूट उठ गया है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छे से बता सकें। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं मिटाने के बाद। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए आप भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो क्या इतने
शॉर्ट और इतने सटीक तरीके से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें वही प्रश्न को शामिल किया गया है जो प्रश्न एग्जाम के लायक है। आप कभी भी देखिएगा सेल्यूकस निकेटर की बात आएगी या मौर्य काल पे विदेशी आक्रमण की बात आएगी, किसी भी एग्जाम में सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर में इससे आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। तो वैसे पढ़िए जिसमें आपका कोर्स भी सही तरीके से समाप्त हो जाए, समझ में भी आए और प्रश्न भी वहाँ से बनते हों। तो ये था आज हम आपको एक टॉपिक और क्लियर कर दिए। ऐसे ही हमारे वीडियो लगातार आते रहेंगे। आप एक बुक आएगा जो आपको PDF के माध्यम से वो आपके पास पहुँच जाएगा, बशर्ते हमें ये सारा चीज़ पढ़ा लेने दीजिए। जय हिंद,